चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या है तो उसको आप पहले फिगर में देख लीजिए कि प्रिज्म कैसी होती है। तो आपने देखा कि प्रिज्म कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, और इसका परिभाषा के रूप में जब देखेंगे तो इस तरह से है इसका परिभाषा। देखिए, तीन आयताकार सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाती है। मतलब इसको प्रिज्म होने के लिए पहला शर्त है कि ये पारदर्शी होनी चाहिए। तो पारदर्शी रहेगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि तीन आयतकार सतह होनी चाहिए। देखिए, एक सतह इधर आयतकार है, एक नीचे है, और एक बगल में है इस साइड से। मतलब अगर देखेंगे तो एक ऐसा है, एक इस तरह से है, और एक नीचे है। तो तीन क्या है, आयतकार सतह है। तो प्रिज्म क्या हुआ, तो तीन आयतकार सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाती है। तो प्रिज्म क्या है समझ में आ गया, ये कैसा दिखता है ये भी समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं इसमें प्रिज्म कोण किसे कहा जाता है। तो दो आयताकार सतह जो जिस कोण पर झुके हुए रहते हैं ना, उसी को कहते हैं हम लोग प्रिज्म कोण। तो एक बार फिर से, प्रिज्म कोण किसे कहेंगे, तो दो आयताकार सतह जिस कोण पर झुके हुए रहते हैं उसी को कहते हैं हम लोग प्रिज्म कोण। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्रिज्म के आयताकार सतह जिस कोण पर झुके होते हैं प्रिज्म कोण कहलाती है। जैसे देखिए, ये एक आयताकार सतह है, नीचे आयताकार सतह है, ये आयताकार सतह है, और इसका ये फ्रंट को बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो इधर एक, नीचे यहाँ पर दो, और ये एक, तीन, तीन आयताकार सतह कहाँ कहाँ झुके हुए, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्रिज्म कोण कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रिज्म कोण भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को चलिए समझते हैं। और देखिए, नीचे इसका पूरा किस तरह से अपवर्तन होता है उसको लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये चीज को रटना नहीं है। यहाँ क्या क्या होता है उसको बस समझना है, और उसी को देख करके लिख देना है। तो चलिए पहले समझाते हैं। तो जब प्रकाश यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल करके प्रिज्म के बिंदु ए पर पहुंचेगा, इस बिंदु पर पहुंचेगा, तो इधर तो हवा है, इधर कांच है, फिर इधर हवा है। तो क्या हुआ कि प्रकाश जो है हवा से कांच में जा रहा है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। और जब भी ऐसा होगा तो प्रकाश जो रहेगा वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। इसका प्रकाश का वेग जो है, सॉरी, हाँ, प्रकाश का वेग जो है वो सघन माध्यम में कम हो जाती है। तो प्रकाश का वेग घटने के चलते प्रकाश जो है वो सीधे नहीं जाएगा, क्या होगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रकाश है वो ऐसा नहीं जाएगा, ये इस तरह से मुड़ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से मुड़ गया और ए बी की दिशा में गति करने लगा। अब देखिए, ये कांच के अंदर अब गति करते हुए इस बिंदु पर पहुंचा, और यहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये हवा में जा रहा है। मतलब कि वहां जाने से इसका वेग जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सघन से विरल में गया। तो सघन से विरल में जाने पर प्रकाश का वेग बढ़ता है, और जब भी प्रकाश का वेग बढ़ेगा तो वो अभिलंब से दूर हटेगा। तो देखिए, अभिलंब यहाँ है, और अगर प्रकाश नहीं मुड़ता तो ये सीधे जाना चाहिए था। तो क्या हुआ, ये इस तरह से मुड़ गया इधर। तो क्या हुआ, अभिलंब से दूर हटा। तो यही बात को आपको यहाँ पर लिख देना है कि जब प्रकाश यहाँ से ओ से निकल करके ए पर पहुंचेगा, तो सघन माध्यम में जाने के चलते इसका वेग घट जाती है, और ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब यहाँ है ना, ये ऐसा मुड़ जाएगा। देखिए, ऐसे सीधा ना जाकर के ये इस तरह मुड़ गया। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और ए बी की दिशा में गति करने लगता है। और जब बिंदु बी पर पहुंचती है तो ये क्या हो जाता है, विरल माध्यम में जाता है। तो विरल माध्यम में जाने से उसका वेग बढ़ जाता है, प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। इसके चलते क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब यहाँ है, प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा भाग गया, तो क्या हुआ, इधर से ज्यादा कोण बनाया, तो अभिलंब से दूर हट गया। तो यही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देख लीजिए कि प्रकाश बिंदु ए में जब पहुंचती है तो सघन माध्यम में जाने के कारण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था इसलिए काटे हैं। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऐसा ना जा करके अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और ए बी की दिशा में गति करने लगती है। जब प्रकाश बिंदु बी पर पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचती है तो विरल माध्यम में प्रकाश का गति होने के कारण यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब यहाँ है, प्रकाश को ऐसा होना चाहिए, जाना चाहिए था, ऐसा हो गया। तो अभिलंब से दूर हट जाती है और बीसी की दिशा में गति करने लगती है। तो यही है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। तो मेरे अंदाज से ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्या, विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है उसको समझ लीजिए कि ये जो आपतित किरण है, ये जो प्रकाश है ना, इसको कहेंगे आपतित किरण। यहाँ से यहाँ तक का भाग को कहेंगे आपतित किरण, यहाँ से यहाँ
तो ये यहाँ से यहाँ तक का भाग को कहेंगे अपवर्तित किरण, और इधर से इधर को कहेंगे निर्गत किरण। तो आपतित किरण यहाँ तक आया, उसके बाद तो इधर ना मुड़ गया। लेकिन अगर हम आपतित किरण को क्या करेंगे, आभासी रूप से सीधे बढ़ाएंगे, और ये जो निर्गत किरण है उसको आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे। आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे, तो जो भी कोण बनेगा उसको कहते हैं हम लोग विचलन कोण, और इसको सूचित करते हैं डेल्टा से। तो कोई बोलेगा कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि आपतित किरण को आभासी रूप से आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने से जो भी कोण बनता है उस कोण को कहा जाता है विचलन कोण, और इसको डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसका परिभाषा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा लिखा हुआ है कि आपतित किरण को आभासी रूप से आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने से बना कोण विचलन कोण कहलाती है। इसे डेल्टा अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और देखते हैं और अगला टॉपिक क्या है उसको नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे।